इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप सभी के फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि किसी भी रैंडम कंडीशन पर, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर और किसी भी कंसंट्रेशन पर हम किसी सेल के लिए उसके विभव का मापन करते हैं तो अलग अलग मान आता है। तो उसको IUPAC ने कहा है कि भाई एक फिक्स टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन कर दिया जाए जिससे उससे प्राप्त जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको नाम दे दिया जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो किसी अर्ध सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव और दूसरे अर्ध सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को जब हम एक कनेक्ट कर देते हैं तो वह एक सेल बनता है और उससे प्राप्त विभवांतर हमारा सेल का विभवांतर कहलाता है। मानक कंडीशन में किसी भी सेल के विभवांतर को मापने के लिए फिर एक सूत्र बन के निकल के आया, एक सूत्र बताया गया। एक्चुअल में किसी विद्युत रासायनिक सेल में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो दो रासायनिक अभिक्रिया से कंप्लीट होता है। एक से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और वहाँ से प्राप्त होने वाला जो पोटेंशियल है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। और दूसरा होता है अपचयन अर्ध सेल, वहाँ पर अपचयन की क्रिया होती है और वहाँ से जो इलेक्ट्रोड विभव हमको मिलता है उसे हम कहते हैं अपचयन विभव। तो दोनों विभव को जोड़ने पर एक हमारा सेल का विभव प्राप्त होता है। तो किसी एक सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमें ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों को जोड़ना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसी सेल का जो EMF ऑफ जो सेल होता है, इस तरीके से, इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये मानक कंडीशन के लिए है। तो कोई भी विद्युत रासायनिक सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर के बना होता है। जनरली जो पेपर पर लिखने की परिपाटी है उसके अनुसार लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल को और राइट साइड में रखते हैं हम अपचयन अर्ध सेल को। और दोनों के विभव का जो अंतर आता है, दोनों की टेंडेंसी से मिलकर के विद्युत रासायनिक सेल बनता है। इस वाले लेफ्ट साइड में ऑक्सीकरण होने की टेंडेंसी होता है और राइट हैंड साइड में अपचयन होने की टेंडेंसी होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन खो करके इलेक्ट्रोड पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके विलयन में आयंस के रूप में जाने लगते हैं धातु के परमाणु, और दूसरे वाले सेल में उसमें विद्युत विलयन में जितने आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करके इन्वेस्ट होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। तो इन दोनों की अलग अलग टेंडेंसी होती है। इधर को हम कहते हैं ऑक्सीकरण होने की टेंडेंसी है, इस वाले राइट हैंड साइड के लिए हम लोग कहते हैं अपचयन होने की टेंडेंसी है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोड विभव जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति का माप है। किसी भी एक अर्ध इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन या तो त्यागे जाते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो टेंडेंसी है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो इच्छा है, उसी इच्छा का माप होता है वह ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। और दूसरे सेल में विलयन के आयंस जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करके अपचयित होने की टेंडेंसी रखते हैं, उस सेल को हम कहते हैं अपचयन अर्ध सेल। तो वहाँ पर जो उनकी टेंडेंसी होती है उस प्रवृत्ति का माप को कहा जाता है अपचयन विभव। तो दोनों टेंडेंसी, दोनों विभव को मिलाने से सेल विभव बनता है। देखिए इसको हम लिख देते हैं ऑक्सीकरण विभव धन अपचयन विभव। और इन्हीं दोनों से हमको सेल विभव प्राप्त होता है। इसको हम यदि प्रतीक रूप में लिखेंगे तो इस तरह से हम लिखते हैं E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे लिखें हम लोग, कोई भी जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, मेटल फॉर्म में। ये है मेटल से मेटल आयन में ये कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण पोटेंशियल।
एट स्टैंडर्ड कंडीशन, प्लस इसको हम लिख देते हैं मानक अपचयन विभव। उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? अपचयन होने का विभव कैसा होता है? कोई मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं सेल विभव को। अब इसको हम एक में ऑक्सीकरण विभव को लिख रहे हैं, दूसरे के अपचयन विभव को लिख करके जोड़ रहे हैं, तो हमको सेल विभव मिल रहा है। इसको हम दो तरीके से और लिख सकते हैं। ये देखिए, यदि हम एक सेल के ऑक्सीकरण विभव और दूसरे के अपचयन विभव को जोड़ देते हैं, तब उसको हम कहेंगे कुल सेल विभव, सेल का कुल विभव। यहाँ पर विभवांतर टर्म नहीं आएगा, ये है सेल विभव, दोनों को एज इट इज जोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पर हम इसी को समझाने के लिए दो सेल बना दिए हैं। ये है जिंक का अर्ध सेल और ये है कॉपर इलेक्ट्रोड से बना हुआ अर्ध सेल। तो जिंक की जो उच्च टेंडेंसी होती है, प्रबल इच्छा होती है, वो होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके घुल घुल करके विलयन में जाना आयन के रूप में। और कॉपर की जो प्रबल इच्छा होती है, जो हाई टेंडेंसी होता है, वो होता है ये जितने आयन इसमें तैर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन परमाणु के रूप में यहाँ चिपकना या उदासीन परमाणु में बदल जाना। तो इसकी जो टेंडेंसी है वो है उच्च ऑक्सीकरण की, उच्च ऑक्सीकरण प्रवृत्ति रखता है, और ये उच्च अपचयन की प्रवृत्ति रखता है। कोई भी दो हाफ सेल लेंगे तो एक की टेंडेंसी हाई टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की हो सकती है और दूसरे की उसकी रिडक्शन की होगी। तो यदि इसकी प्रवृत्ति ऑक्सीकरण होने की है तो इसका मतलब है उसका अपचयन की प्रवृत्ति बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं निम्न अपचयन की प्रवृत्ति। जैसे आपकी हो सकता है आपको केला फल बहुत अच्छा पसंद है, तो आपको केला खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सेब खाने की प्रवृत्ति आपकी या इच्छा आपकी बहुत कम है, लेकिन है। तो आपकी यदि लिस्टिंग की जाए तो केला खाने वालों की लिस्ट में आपका नाम लिखा जाएगा। अब एक दूसरा है जिसको सेब खाना बहुत अच्छा लगता है, तो केला खाने की इच्छा बहुत कम है, तो उसका लिस्ट बनाएंगे तो सेब खाने वालों को मिलेगा। तो इसी तरीके से इसके ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति उच्च है, तो इससे प्राप्त होने वाले विभव को हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, और उसके अपचयन होने की प्रवृत्ति बहुत ही कम है, तो निम्न अपचयन विभव इसका होगा, और इसका उच्च अपचयन विभव होगा और निम्न ऑक्सीकरण विभव होगा। तो दोनों के अपने जो टेंडेंसी को ही जोड़ देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं सेल विभव। जैसे उनकी इच्छा है उसी के हिसाब से जोड़ दो तो उस सेल का विभव उनको मिलेगा। अब यदि हम चाहते हैं कि सिर्फ ऑक्सीकरण के आधार पर हम उस सेल का मापन करें, तो यहाँ पर अब नया टर्म आ जाएगा विभवांतर, क्योंकि अब हमको दोनों के ऑक्सीकरण विभव में अंतर मिलेगा। इसकी टेंडेंसी उच्च ऑक्सीकरण की है, तो इसका जो ऑक्सीकरण विभव होगा वो उच्च होगा, और इसका ऑक्सीकरण विभव जो होगा वो निम्न होगा। तो अब यहाँ पर हम बोलेंगे सेल विभवांतर, वहाँ पर हमको डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा ऑक्सीकरण विभव ऋण ऑक्सीकरण विभव उच्च वाले का, अर्थात उच्च ऑक्सीकरण विभव ऋण निम्न ऑक्सीकरण विभव, क्योंकि डिफरेंस हमेशा उच्च में से निम्न से निकालते हैं। तो उच्च ऑक्सीकरण विभव किसका है? इस वाले का उच्च ऑक्सीकरण विभव है, उसका नेचुरल टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, तो इससे जो पोटेंशियल मिलेगा वो उच्च ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल लिखा जाएगा, ये जनरल टर्म में लिख दिया हूँ, और यहाँ पर पर्टिकुलर सेल के लिए ये हो गया, माइनस करेंगे। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तब हम बोलेंगे सेल का विभवांतर। दोनों को जब कॉमन पोटेंशियल को ले करके निकालेंगे तब उसमें विभवांतर शब्द आएगा। तो इसका फार्मूला इस तरह से निकलेगा,
और अगर हम अपचयन के आधार पर सेल का विभवांतर निकालना चाहिए, अर्थात दोनों के इलेक्ट्रोड विभव को हम अपचयन विभव के आधार पर ही लिखें या लेना चाहें या समझना चाहें, तो वहाँ पर फिर विभवांतर शब्द प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि अब इन दोनों के अपचयन विभव में फिर अंतर आएगा, इसकी एक्चुअल टेंडेंसी जो है वो रिड्यूस होने की है, तो इसका अपचयन विभव उच्च होगा, इसका अपचयन विभव निम्न होगा। तब यहाँ पर अपचयन विभव के आधार पर सेल का विभवांतर निकालेंगे, तो उच्च अपचयन विभव ऋण निम्न अपचयन विभव, उच्च में से कम को घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा उच्च अपचयन विभव ऋण निम्न अपचयन विभव। तो उच्च अपचयन विभव किसका होगा? जिसका नेचुरल या एक्चुअल टेंडेंसी अपचयन होने की है, तो उससे जो विभव मिलेगा वो उसका उच्च रहेगा, ज़्यादा रहेगा। सेल लिखने की परिपाटी में हम उसको राइट साइड में लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे राइट साइड वाला अपचयन विभव ऋण लेफ्ट हैंड साइड वाला अपचयन विभव। यहाँ पर जो हम लोग सिंबॉलिक लिखेंगे वो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन होने वाला ही लिखा जाएगा। हाँ, अपचयन लिखते समय यहाँ पर आयन से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, आयन से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे ही लिखना है हमको। ये राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ इस सेल के लिए राइट हैंड साइड में हमारा कापर आयन कापर में कन्वर्ट हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड जिंक जो है जिंक में कन्वर्ट होगा यदि हम अपचयन के रूप में इसको देखना चाहें, लिखना चाहें। इस तरीके से हम तीन प्रकार से हम सेल का मापन कर सकते हैं। इस फार्मूला से लिखेंगे तो उसको सेल विभव कहेंगे, और इन दोनों फार्मूले से हम उसको विभवांतर कहेंगे। तो IUPAC ने सजेस्ट किया है कि हमें इस तरीके से नहीं लिखना है, ऑक्सीडेशन के टर्म में नहीं लिखना है। तो IUPAC ये सजेस्ट किया है कि हमें सिर्फ अपचयन विभव के रूप में ही लिखना है। तो अपचयन के विभव में जो अंतर आएगा उसको हम लोग कहेंगे विभवांतर। तो तीनों ही फार्मूले से आपको वही आंसर मिलेगा। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए इससे हमको मिल रहा है 3 वोल्ट, इसका ऑक्सीकरण विभव 3 वोल्ट है और इसका अपचयन विभव 2 वोल्ट है। तो यहाँ पर रख देंगे, तो 3 धन 2 बराबर 5 वोल्ट का हमको कुल सेल विभव प्राप्त मिलता है, 5 वोल्ट। अब यदि हम उसको ऑक्सीकरण के टर्म में लिखेंगे, तो इसका तो ऑक्सीकरण विभव ये एज इट इज लिखाएगा, यहाँ पर 3 का 3 लिखाएगा, और यहाँ ऋण चिन्ह इस फार्मूला में ऑलरेडी है। और इस वाले जो वैल्यू को हमको अब उसको माइनस में लिखना है। IUPAC ने ही यही सजेस्ट किया है कि जिसको यदि हम एक्चुअल टेंडेंसी को उसके अपोजिट में लिखेंगे तो उसका वैल्यू जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। यदि ऑक्सीकरण विभव 2 है तो अपचयन विभव ऋण 2। तो यहाँ पर इसका वैल्यू को फिर से यहाँ पर नेगेटिव करके लिखेंगे ऋण 2, क्योंकि एक्चुअल उसका जो वैल्यू है वो तो अपचयन विभव है, लेकिन ऑक्सीकरण के रूप में लिखेंगे तो उसी को ऋण चिन्ह लगा दो। तो यहाँ पर भी देखो 3 धन 2, यहाँ पर भी 5 आ गए। और यदि हम इसको अपचयन विभव के रूप में इस फार्मूला में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला तो इसका ऑक्सीकरण विभव है, लेकिन इसको अपचयन विभव के रूप में ही वैल्यू पुट अप करेंगे, तो इसको लिख देंगे हम लोग ऋण 3। यदि जब हम अपचयन को लिखेंगे तो हो जाएगा, ये वास्तविक अपचयन विभव है इसका, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉपर का कितना है 2 वोल्ट, और यहाँ ऋण चिन्ह के साथ में हो जाएगा ऋण 3। तो यहाँ पर भी हमको मिल गया कितना, ऋण धन के 2 धन 3 5, यहाँ 3 धन 2 5, यहाँ 3 धन 2 5। तो तीनों फार्मूला सही है, लेकिन कंफ्यूजन से बचाने के लिए आपको और हम सभी को IUPAC कहना था कि हम सिर्फ अपचयन विभव को ही आधार मानते हैं और अपचयन विभव के आधार पर लिखेंगे। तो वहाँ पर इसीलिए आज के डेट में विभवांतर शब्द का प्रयोग होता है। सेल विभव कहने से दोनों को उसके एक्चुअल विभव के साथ जोड़ने से सेल विभव होगा, और यदि हम उसको अपचयन के टर्म में या ऑक्सीकरण के टर्म में लिखेंगे तो विभवांतर कहा जाएगा। तो इस तरीके से होता है सेल विभव और विभवांतर को हम समझ सकते हैं। चलिए एक एक्चुअल उदाहरण लेकर के आपको मैं समझा देता हूँ कि तीनों फार्मूला वैलिड होता है। चलिए देखिए, किसी भी विद्युत रासायनिक सेल
कि मानक कंडीशन में सेल विभवांतर निकालने के लिए कुछ बातें हमेशा आपको दिमाग में रट के रखना चाहिए, पूरी तरह से दिमाग में बैठा कर रखना है। 2-3 बातें आपको लिखा दे रहा हूँ मैं, उसको आपको हमेशा रट के रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, आपको हमेशा मानक अपचयन विभव का ही मान दिया हुआ रहेगा। तो कम अपचयन विभव वाला हमेशा एनोड होता है और उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ये देखिए, किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में जो लेफ्ट साइड में हम रखेंगे उसको हम ऑक्सीकरण अर्ध सेल को रखेंगे, और उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वह एनोड कहलाता है। उसका मानक अपचयन विभव मान कम होता है, क्योंकि एक्चुअल में उसमें ऑक्सीकरण होने की टेंडेंसी है। हम उसको अपचयन के रूप में लिखते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो उसका मानक अपचयन विभव मान कम हो जाता है। ये तो मैथमेटिकली है। दूसरे हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि उसका एक्चुअल टेंडेंसी ऑक्सीकरण होने की है, प्रबल इच्छा उसकी ऑक्सीकरण होने की है, और एकदम दुर्बल इच्छा उसके अपचयन होने की है। और राइट हैंड साइड में जो लिखते हैं उसको अपचयन अर्ध सेल कहते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन में एकदम प्रबल इच्छा अपचयन होने की है और दुर्बल इच्छा ऑक्सीकरण होने की है, तो हमको ऑक्सीकरण को पूरी तरह से छोड़ देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दुर्बल अपचयन होने की टेंडेंसी होता है एनोड की, ठीक। तो उसमें ऋणावेशित सिरा उसको माना गया है, उसको ऋणावेशित सिरा कहते हैं, और कैथोड जो होता है वो धनावेशित सिरा होता है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक बताया जाता है किताब में, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसके अलावा मैं अपना ट्रिक भी आपको बताऊंगा। देखिए, ये होता है लोन। लोन से आप कभी भी नहीं भूलोगे। ये है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में रखा जाता है या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड पर, या उस हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन होता है, और उसके इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है, और वह नेगेटिव चार्ज का होता है। एनोड नेगेटिव सिरा होता है, ऋणावेशित सिरा कहलाता है। सेल का नेगेटिव पोल होता है। तो ये है लोन से आप याद कर सकते हो। लेफ्ट में रखते हैं, उस अर्ध सेल में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है, उसमें जो रॉड होता है, जो धातु होता है, उसको हम एनोड कहते हैं। उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। उस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित सिरा होता है। अब दूसरा हम आपको बता रहे हैं, मैं अपना ट्रिक है, ये तो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, याद कर लोगे, अच्छी बात है। दूसरा होता है एन, RR CC। राइट साइड में होता है, और राइट साइड में जो अर्ध सेल होता है उसमें रिडक्शन होता है। अपचयन, और उसका जो इलेक्ट्रोड होता है उसको कहते हैं कैथोड। और कैथोड पर होता है केटायन। केटायन मतलब धनायन होता है, ठीक है। केटायन धनायन और एन आयन ऋणायन। तो केटायन भी कहा जाता है, एनायन भी कहा जाता है। नेगेटिव चार्ज को एनायन भी बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को केटायन कहते हैं। तो ये RRCC भी आप याद कर सकते हैं, चाहे इसको याद करो चाहे इसको याद करो, या इसका एक और तरीका भी है और याद रखने। एक और ट्रिक है, एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, CR, ठीक है। ये C का हो गया कैथोड, और कैथोड पर होता है रिडक्शन, और इसी कैथोड पर होता है केटायन। और इस कैथोड वाले सिरा को, कैथोड वाले जिसमें रिडक्शन होता है, उस वाले अर्ध सेल को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। राइट साइड में पेपर में दर्शाते हैं। तो ये हो गया आपको याद करने का तरीका। लेफ्ट साइड हो जाएगा, हम लिख देंगे। तो इसको आप किसी भी एक तरीकों को दिमाग में बैठा लो,
कभी भी कोई गलती नहीं होगा। इसको आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा दूं मैं। कम अपचयन विभव वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वह एनोड होता है और अधिक अपचयन विभव वाला कैथोड होता है। होना भी चाहिए, क्योंकि भाई हम जबरदस्ती एनोड को भी अपचयन अभिक्रिया के रूप में लिख रहे हैं। उसकी टेंडेंसी तो है ऑक्सीकरण होने की। उसको हम अपने से उसको IUPAC के द्वारा ये कहा गया कि अपचयन के ही फॉर्म में लिखिए। तो जिसमें एक्चुअल टेंडेंसी ऑक्सीकरण होने की है तो उसकी अपचयन होने की टेंडेंसी बहुत कम है। तो कम अपचयन विभव वाला मान में एक्चुअल में ऑक्सीकरण की क्रिया होता है और जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होता है उस वाले इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। तो कम अपचयन विभव वाला एनोड होता है और अधिक अपचयन विभव वाला कैथोड होता है। ये भी होना ही चाहिए। अधिक अपचयन विभव उसका क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी उस अर्धसेल की उस इलेक्ट्रोड की एक्चुअल टेंडेंसी जो है वो अपचयित होने की है। वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयन होने की एक्चुअल टेंडेंसी है। तो उससे जो विभव मिलेगा वो उसका एक्चुअल में अपचयन विभव ही है, इसलिए उसका अपचयन विभव का मान ज़्यादा होगा। और ऑक्सीकरण होने वाले इलेक्ट्रोड के को हम अपचयन के रूप में लिख रहे हैं तो इसका अपचयन विभव मान कम ही होगा। तो कम अपचयन विभव वाला एनोड होता है, अधिक अपचयन विभव वाला कैथोड होता है। इसको आपको अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। तो देखिए इस 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है। इसमें लिख देता है सेल बनाइए और विभवांतर की गणना कीजिए। ये इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखिए ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसको आपको देख के समझना है। वैसे तो इस वाले फॉर्म में ऑलरेडी दिख रहा है, यह जो जिंक जो है वो जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, आयन बदल रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके चार्ज उसका घट रहा है, ऑक्सीजन संख्या में कमी आ रही है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। ये ऑलरेडी दिख जा रहा है। यदि इस तरह से रिएक्शन ना भी किया हो, जैसे इसमें दोनों ही रिएक्शन को अपचयन के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो ये मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मैग्नीशियम सॉल्यूट बदल रहा है, कॉपर भी ग्रहण करके कॉपर सॉल्यूट बदल रहा है। जो एक्चुअल में एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरा ग्रहण करेगा। तो हमको कैसे पहचानना है कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है? इसमें तो दिख भी जा रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन में जिसमें रिएक्शन को देख कर पता न चले तो आपको उसके मानक अपचयन विभव के मान को देखना है। कम अपचयन विभव वाला एनोड है। तो देखिए इसका मानक अपचयन विभव का मान नेगेटिव में है और इसका पॉजिटिव में है। इसका मान कम है, मतलब यह एनोड है, इसमें ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर यहाँ से भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में है और नेगेटिव वैल्यू में जो ज़्यादा दिखता है वो एक्चुअल में कम होता है। ऋण 0.7 जो ऋणात्मक है यह 0.7 ये कम है और 0.4 ऋणात्मक में ये ज़्यादा है। तो कम अपचयन विभव वाला एनोड है। तो एनोड में ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। ये दिया है भले ही अपचयन के विभव का मान, लेकिन अब सेल जब बनाओ तो आपको कैसे बनाना है? वही लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव चिन्ह लगाना है क्योंकि वो एनोड साइड है। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना होता है इसमें एनोड वाला कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो जिंक है। ये जिंक की इलेक्ट्रोड लिखेंगे ऐसा सॉलिड, और उसके बाद एक लाइन देंगे ऐसा, और उसके बाद यहाँ जिंक का आयन लिखेंगे 2+ आयन में एक्वस में जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी सांद्रता टेम्परेचर वगैरह लिखा नहीं है, तो जो लिखा नहीं है लेकिन मानक के लिए जो नॉट का चिन्ह है, इससे मतलब क्या है कि वहाँ 1 मोलर सांद्रण है, 1 मोलर जिंक सल्फेट लिख देंगे। क्योंकि यहाँ मानक अपचयन विभव मान दिया हम मानक कंडीशन में है। यहाँ ऑलरेडी ये आप सभी को हमको मालूम होना चाहिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप पर है, 1 मोलर सांद्रण है और 1 वायुमंडलीय दाब है। अब इसके बाद लवण से तो यहाँ लिखेंगे, उस साइड में हम लोग लिखेंगे इसमें हो रहा है हमारा आयरन 2+ आयन एक्वस में,
ठीक है, जिसका सांद्रण है 1 मोलर आयरन सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। और यहाँ पर धन चिन्ह भी लगाना है इस तरह से। ये हो गया कैथोड, कैथोड साइड जो कि राइट हैंड साइड में लिखाता है। ये हो गया लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। और इस तरफ हो गया हमारा एनोड साइड। ठीक है, तो इस तरह से इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आपको विभवांतर निकालना, तो इसको निकाल लेंगे यहाँ पर। ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। मानक अपचयन विभव के रूप में ही दोनों का वैल्यू दिया है, दोनों को रख दो। कैथोड मतलब ये है आयरन वाले का, इसको लिख दो -0.4, फिर माइनस करके फिर इसका वैल्यू दिया है माइनस में 0.76। हमको मिल जाता है -0.4 प्लस 0.76। इसमें इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 6 7 और 4 गया तो ये आता है इतना वोल्ट। इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जिसका मानक अपचयन विभव कम हो वो एनोड वेरी कम है, एनोड साइड है नेगेटिव। एनोड में क्या होगा, पहले हम लिखेंगे सॉलिड, मैग्नीशियम का सॉलिड, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें मैग्नीशियम 2+ में जा रहा है और एक्वस सॉल्यूशन में है। इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। लवण सेतु, कैथोड साइड में कॉपर है, आयन है। और इसमें इसका भी 1 मोलर सांद्रण है। और ये बदल रहा है इसमें कॉपर सॉलिड प्लस पोल धनात्मक सिरा। ये हो गया सेल बना लिए हम लोग, ये सेल बन गया। अब इसका विभवांतर निकाल लेते हैं। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। देखिए इस फार्मूला को कई बार ऐसा भी लिखा जाता है, ई नॉट ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट साइड में कैथोड होता है, ये कैथोड साइड है, तो इसलिए कैथोड के हमें राइट साइड लिख दो, एनोड लेफ्ट हैंड होता है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब देख लो कैथोड के लिए ये वाला का 3 4 और माइनस, एनोड के लिए मानक अपचयन विभव मान दिया वाला 2, इतना वोल्ट आता है। तो आज में हम मानक अपचयन विभव और मानक कंडीशन को हम पूरा मानते हैं इतने में। तो आज हम मानक अपचयन विभव से संबंधित और मानक इलेक्ट्रोड से संबंधित सारी जानकारी पढ़ ली है। बस आपको प्रैक्टिस करना है। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, यदि मानक कंडीशन नहीं है, कोई भी रैंडम ताप सांद्रण दाब पर यदि कोई सेल है, तो उसके लिए सेल विभव का गणना कैसे करेंगे, सेल के विभवांतर की गणना कैसे की जाएगी। जब वहाँ टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन कुछ भी दिया हो, तो वो हमको दिखाता है, वो हमको प्राप्त होगा नर्स्ट समीकरण से। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट समीकरण व्युत्पन्न करेंगे और उसको सीखेंगे किस तरह से उसका हम यूज करते हुए हम आंकिक प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।